Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. ठीक है, सो आज हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हम लोग करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है जो आज का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है उसको आप एक बार देख लो. ठीक है, ताकि आज का वीडियो देखने में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना जाए. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस की थी. ठीक है ना, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को और थोड़े से टफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, बट उससे पहले आपको प्रीवियस वाला वीडियो एक बार देख लेना चाहिए. ठीक है ना, ताकि कंटिन्यूशन में रहे. ठीक है ना, आपको कोई ऐसा ना लगे कि पहले क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वीडियो का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर टॉपिक पे जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख लें. ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक भी प्रोवाइड किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 करके. आप उस पर जाके क्लिक कीजिए तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो दिखेगा और फिर आज का वीडियो आप देख सकते हो. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स. ये जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ठीक है, ओके, वैसे एग्जाम में मेंशन किया जाता है कि जो बॉक्स दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या नहीं है. ठीक है ना, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चंस के अंदर मेंशन किया होता है. तो यहाँ क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3. ठीक है, मतलब देखो इसको समझने का ना बहुत आसान सा तरीका है कि यहाँ कहीं तो भी -3 है और यहाँ कहीं तो भी 3 है, और वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, -3 और 3 के बीच की, -3 और 3 के बीच की. अब थोड़ा सा आगे के बारे में सोचते हैं कि ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 और 3 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी. ठीक है ना, x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी. जैसे कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है तो x की वैल्यू होती है 1 और 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, ये होती है x की वैल्यू. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 1 अगर रखोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा. 1 से ग्रेटर वैल्यू रखोगे, जैसे 1.2 रखोगे तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही आएगा. कहाँ तक, 2 से कम तक. कहाँ तक, 2 से कम तक. 2 से कम क्यों, अगर 2 रख दिया तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा. तो हम लोग ये बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी. तो अब बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर -3 या उससे बड़ी है और 3 या उससे छोटी है तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी. तो पहले बात करते हैं कि क्या मैं, अब आपके दिमाग में जो डाउट होगा वो डाउट एक ही हो सकता है, क्या मैं 3 और 4 के बीच की वैल्यू रख सकता हूँ या -3 और -4 के बीच का वैल्यू रख. ये तो गारंटीड है कि ये तो वैल्यू आना ही है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो आएगी ही. सिर्फ कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा कि क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या. तो सोचो अगर आप 3.1 रखो तो इसमें 3.1 रखोगे तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया, बिल्कुल. 3.2 रखोगे तो वो भी आया. 3.5 रखोगे, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, वो भी आया. 4 रखोगे तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 4, यानी 4 नहीं रख सकते, 4 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं. 4 नहीं रख सकते, 4 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं कि -3 रखा तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 चला, बिल्कुल चला. लेकिन अगर मैं इधर की वैल्यू रखूँ तो -3.1 रखूँ तो -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -4. हम लोग याद है लेफ्ट साइड का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं, -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -4 होता है. तो इसका मतलब मैं -3 के इस साइड की वैल्यू नहीं रख सकता. तो कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 4 तक की वैल्यू मैं रख सकता हूँ. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है, लेस देन और इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -3 और 4 के बीच में, इक्वल टू 4 नहीं. ठीक है ना, -3 और 4 के बीच में बिलोंग करेगी. ठीक है, ओके. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलो मैं इसको ना t नाम दे देता हूँ, t. ये जो पार्ट है ना इसको t बोल दिया.
लेस देन और इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, t की वैल्यू बिलोंग करेगी -3 और 4 के बीच में। t की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -3 और 4 के बीच में। अच्छा t क्या लिया था हम लोगों ने, t लिया था हमने 2x + 4 लेस देन 4 आ जाएगा। अच्छा मुझे x फाइंड आउट करना है ना, हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो पहले 4 को हटाना चाहिए। 4 को हटाने के लिए -4 सब में ऐड कर देते हैं। -4 सब में ऐड करने पे ये हो जाएगा -7, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x -4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देते, बट 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन पे कोई असर होगा क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा -7/2, ये हो जाएगा x, ये 0 डिवाइड बाई 2 0, यानी x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल -7/2 से ओपन इंटरवल 0 के बीच में। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वाला वीडियो और एक बार अच्छे से रिकॉल करना होगा, रिवाइज करना होगा। ठीक है, ताकि ये आज के वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 = 19। हमें x के लिए फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे ना आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i के लिए होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i। यहाँ पे i यानी क्या, i यानी कि इंटीजर, i इज इंटीजर, i क्या है, इंटीजर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको 0.1 + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 + 3 के बराबर में। ठीक है, कैसे देख लो, 0.1 + 3 कितना होगा, 0.1 + 3 होगा 3.1, और 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3। बात समझ में आ गई। अच्छा 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0.1 + 3 को सॉल्व करते हैं तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 + 3, यानी आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0.1 + 3 अगर है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 + 3 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i = ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i। ठीक है ना, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 = 19। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, अब देखो ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 हो जाएगा, = कितना आएगा, 19। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, 3 उधर शिफ्ट किया तो ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक है ना, 19 - 16। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए अगर 8 है तो x के लिए कहाँ लाई करेगी, ध्यान से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए अगर 8 है, यहाँ पे कहीं तो भी 8 है और यहाँ कहीं तो भी 9 है, तो 8 और 9 के बीच में लाई करेगी x की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर 8 रखोगे तो 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 8 आएगा, बट 8.1 अगर रखा तो 8.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 8 ही आता है। 8.5 रखा तो 8.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 8 ही आता है। मतलब x के लिए 8 भी होगी, 8.1 भी होगी, 8.5 भी। 8.9 रखो तो 8.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 8 ही आता है। यानी x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 8 से ओपन इंटरवल 9 में। 9 इंक्लूड नहीं होगा, 9 से पहले के और 8 के आगे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने x के लिए फाइंड आउट किया। ठीक है ना, तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, और उसके लिए प्रीवियस वाला वीडियो बहुत अच्छे से और एक बार देखो। भले ही आपने देखा होगा, फिर भी एक बार और उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, क्या अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं उसको देखो। हमें क्या बोला गया, y = 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 = 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 - 10। ठीक है, ये तीन चीजें इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 = 6
ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 माइनस 10, ठीक है। सो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। अब इसको ध्यान से देखो, ये इंटीजर है, फिर से हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस अगर i है, i का मतलब इंटीजर, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस i के बराबर में। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ लगे तो करके भी, कि अगर मान लो ये होगा 0.3 माइनस 1, ठीक है, 0.3 माइनस 1 अगर है तो ये क्या प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा कि 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, ऐसा है ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस i है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस i हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही एक सिचुएशन आपके सामने लिया है कि देखने के लिए कि वाकई में ये दो चीज़ें इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, इसको देखते पहले ये साइड सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 0.7 होता है, ठीक है। माइनस 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 माइनस 1 कितना आ गया? माइनस 1। यानी कि हाँ, ये दो चीज़ें इक्वल है, ये दो चीज़ें इक्वल है, मतलब ये भी दो चीज़ें इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ प्लस हो तो इधर भी प्लस आएगा, माइनस हो तो इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि मैं आज फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में इसका डिस्कशन किया है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहते हैं। पहले मैं इसको ऐसा ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 10 आ गया। तो ये 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 और ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, ये 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इधर लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 16, ठीक है। ये 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इधर गया, माइनस 16 इधर आया, तो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x उधर जाएगा तो 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बचा। माइनस 16 इधर आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा और 1, तो ये हो जाएगा 17। अब सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 17 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 17 है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? ये लाई करेगी 17 और 18 के बीच में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 17 टू ओपन इंटरवल 18। ये आ गया हमारा x की वैल्यू, ये क्या आ गई? x की वैल्यू। बट हमें क्या फाइंड आउट करना? हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है। तो x तो पता चल गया, अब y पता करते हैं। तो y कैसे पता करें? तो ये देखो, ये चीज़ हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 है करके, y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आया था? 17 प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 17 5 से कितना होता है? 85 होता है, 85 प्लस 1 86। तो चलो y भी आ गया, y आ गया। अब क्या करें? अब हमें फाइंड आउट करना है, पहले देखते हैं x प्लस 2y कितना आएगा। x प्लस 2y कितना आएगा? अब ध्यान से देखना, x प्लस 2y, तो 2y तो ठीक है ना, 2y तो अपन बता सकते हैं ना। y कितना है? 86, तो 2y कितना होगा? 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 172। और x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? x की वैल्यू लाई कर रही है क्लोज इंटरवल 17 टू 18 के बीच में। अब देखो ऐसे कैलकुलेशन कैसे करें? बस आपको सोचना है कि x प्लस 2y अगर 17 इंक्लूडेड है तो 17 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 17 ऐड करने पे ये हो जाएगा 189। 17 देखो, ये हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 17 से 18 के बीच में। 2y की वैल्यू कितनी है? 172 है। अगर मैं ये एडिंग करना चाहूँ तो 17 प्लस 172, 17 प्लस 172 कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। अच्छा, 189 इंक्लूड में आएगा, 189 इंक्लूड में आ जाएगा। और अगर मैं 18 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 190, बट 190 ओपन इंटरवल में जाएगा। तो ये वैल्यू लाई करेगी किसकी? x प्लस 2y की वैल्यू लाई करेगी 189 से 190 के बीच में। तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? x प्लस 2y का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? तो 189 और 190 के बीच में जो भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 189 आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो,
अगर x की वैल्यू 17 और 18 के बीच में है, अगर x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 17 और 18 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17 आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर x प्लस 2i की वैल्यू 189 और 190 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2i की वैल्यू कितनी आएगी? 189 आ जाएगी। अच्छा, 189 के ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा अपना? नन ऑफ दिस। ठीक है, बट आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स का अप्रोच कैसा ये समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहे होगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। बट ऐसे क्वेश्चंस की अपने को ट्रेन होना चाहिए, हमें इस क्वेश्चंस के लिए ट्रेन होना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आगे फ्यूचर में है तो हमको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। नहीं समझा होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो कि कहाँ आपको दिक्कत जा रही है करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ, इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना, और वो प्रॉपर्टी है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। इसके होते हैं दो रिजल्ट। एक रिजल्ट आएगा इसका 0 जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में, और सेकेंड रिजल्ट होता है इसका -1 जब x कोई इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर x इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो 0 आएगा, अगर x इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो -1 आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये चलो खैर बता ही देता हूँ आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर x के लिए इंटीजर है, कोई इंटीजर नंबर सोचो, लेट्स से 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ गया 0। तो अगर x इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। और अगर x कोई इंटीजर नहीं है, जैसे कि 0.1 ले लिया, तो यहाँ आएगा 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 और -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, तो रिजल्ट कितना आ गया? -1। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलो अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो केस लेके। केस 1 कि x हम लोग सोचते हैं कि x कहाँ पर है? इंटीजर है। x क्या है? इंटीजर है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रिजल्ट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका रिजल्ट तो 0 आ गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस b यानी -5 तो +5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 4 इंटू 5 20 अपॉन में कितना आ गया? 2a यानी कि 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में आ गया 2। तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी? 5 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। तो क्या ये कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी क्या आपको? नहीं, ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी आंसर क्या आएगा हमारा? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सेकंड केस का यूज करते हैं। केस 2। केस 2 में x कोई इंटीजर नहीं है ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या लिया था? x इंटीजर है, बट यहाँ आंसर देखो इंटीजर आया है क्या? नहीं, ये नॉन इंटीजर आंसर आया। अब हम बोलते हैं कि x इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो रिजल्ट कितना? -1। तो इसके जगह -1 रख देते, तो x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1। सो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, 6 को ऐसा स्प्लिट अप करते हैं कि -5 आ जाए, -3 -2। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू 3 आ गई और x की दूसरी वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है 3 और 2, 3 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, लेकिन ऊपर हमने क्या बोला है कि x इंटीजर नहीं है, और नीचे रिजल्ट क्या आ गया? इंटीजर आ गया। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि x इंटीजर है लेकिन नीचे रिजल्ट इंटीजर नहीं आया, तो हमने बोला कि नो सॉल्यूशन। यहाँ बोला है कि x इंटीजर है बट रिजल्ट इंटीजर, सॉरी, यहाँ हमने बोला कि x इंटीजर नहीं है बट रिजल्ट इंटीजर आ गया, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? तो यहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा, यहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 0। बात क्लियर होगी? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।
इस प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चंस में वो समझाने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अब टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये और अच्छे से आपने डेवलप कर लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या कहता है कि ये कुछ इस तरीके से दिखाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ठीक है ना, एक्स बना लेने का और ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट बना लेने का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या है, ये है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये डेफिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट की। एक फंक्शन है विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये किसके बराबर में होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर में होता है। बस यही अपने को पता रखना है। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है फिर, तो यहाँ से तो अपने को ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर में हो रही है। x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर में हो रही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 क्या होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 क्या होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 क्या होता है। ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 क्या होता है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.1 क्या होता है। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करके देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ही समझेंगे। बाय डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 कितना होगा, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। ठीक है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। 1.2 माइनस 1 कितना हो गया, 0.2। ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा 3 का ग्रेटेस्ट 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो हो जाएगा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ठीक है, तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कितना होता है, 3 होता है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0.2। ओके, तो चलो -1.2 का देखते हैं। तो यह आएगा -1.2 में से माइनस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2, ये हो जाएगा -1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, लेफ्ट साइड देखना है ना, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -2, ये हो जाएगा +2। तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 माइनस 1.2 कितना होगा, 0.8। तो देखो ध्यान से देखो कि 1.2 का एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आया विच इज 0.2। और -1.2 क्या एक निगेटिव नंबर है, तब भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0.2, यानी पॉजिटिव नंबर ही आया है। ठीक है ना, जब 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1। 0.1 माइनस इसका तो 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0.1। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0.1 आ गया। अच्छा -3 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो -3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -3 -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये -3 हो गया। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -3 होता है, +3 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, 0। ओके, अच्छा -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो अगेन -0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1। तो -0.1 -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1 होता है, लेफ्ट साइड में देखना है, -1, तो ये हो जाएगा +1, यानी कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9। तो क्या इन एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको कुछ ध्यान में आ रहा है, क्या इन एग्जाम्पल को देखने के बाद कुछ ध्यान में आ रहा है। ध्यान में क्या आना चाहिए कि अगर मैं पूछूं डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मैंने 1.2 भी डाला, मैंने 3 भी डाला,
मैंने -1.2 भी डाला, 0.1 भी डाला, -3 भी डाला, -0.1 भी डाला, मतलब मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर सारे नंबर डाल सकता हूँ, सारे नंबर डाल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर, डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, सारे नंबर डाल सकते ना, मतलब रियल नंबर। लेकिन जो हमको मिल रहा है उस पर ध्यान देना। 1.2 डाला तो 0.2 मिला, 3 डाला तो 0 मिला, -1.2 डाला तो 0.8 मिला, 0.1 डाला तो 0.1 ही मिला, -3 डाला तो 0 मिल गया, -0.1 डाला तो 0.9 मिल गया। तो अगर आप ओवरऑल इसको देखोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो आपको हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगी। 0 और 1 के बीच में, 1 कभी नहीं मिलेगी, 1 कभी नहीं मिलेगी। आपको अगर ट्राई करना तो आप कोई भी ऐसे x की वैल्यू सोचो जिसका रिजल्ट ना 1 आना चाहिए, तो ऐसा कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो 1 कभी नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी। देखो 0 मिली है, यहाँ पे भी 0 मिली, यहाँ पे भी 0 मिली, तो 0 तो मिल सकती है। और 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी 0.2, 0.1, 0.8। तो जो रेंज है, रेंज हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1, और 1 आएगा ओपन इंटरवल में, 0 आएगा क्लोज इंटरवल में। तो ये ध्यान रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको हमेशा 0 और 1 के बीच की वैल्यू ही प्रोवाइड करता है। फ्रैक्शनल पार्ट आपको हमेशा 0 और 1 के बीच की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, और डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। डालने के लिए तो हम सारे नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारे नंबर डालने के बाद जो हमको वापस मिल रहा है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x ये किसके बराबर में होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर में। ठीक है, अच्छा ये डिनोट कैसे करते हैं ना, ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट बना लेना। ठीक है, ओके। तो अभी आपने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, अब हम देखेंगे उसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। यह होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, डोमेन क्या है इसका, मतलब कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो रखने के लिए सारी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर। और कौन सी वैल्यू मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं रेंज, ये मिलते हैं आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ अगर हम बनाने जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, चलो ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे पहले कहीं 0 रख देता हूँ, 1 2 3 -1। यहाँ से अपने को इतने नंबरों से आइडिया आ जाएगी, -1 -2 -3 -4, और ऊपर में यहाँ ले लेता हूँ 1 2। ठीक है, नीचे में ज़रूरत नहीं है। अब सोचो कि जब हम 0 रखते हैं ना, 0, जब आप इसके अंदर 0 रखोगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना होगा, देखो 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, आंसर आएगा 0। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे मार्क होगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू 0.1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, चलो देखते हैं। 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 होता है। तो 0.1 माइनस 0.1 0 कितना होगा, 0.1 ही होगा। मतलब जब x की वैल्यू 0.1 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.1 आएगी। तो जब x की वैल्यू 0.2 होगी तो y की वैल्यू भी 0.2 आएगी। ठीक है, 0.2 पे 2, 0.3 पे 3, 0.4 पे, तो 0.9 पे 9 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने 1 रखा ना, जैसे ही मैंने 1 रखा, अगर x के लिए 1 रखूं तो ये 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 यानी कि 0, यानी पॉइंट फिर यहाँ पे गिर जाएगा। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी और यहाँ पे आएगा हॉलो सर्कल। यहाँ पे आ जाएगा हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का ये मतलब है कि जैसे मैं x के लिए 1 रखूँ तो मैं सीधा नीचे आ जाऊँगा 0 पे, क्योंकि x के लिए 1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। अच्छा, 1.1 रखूँगा तो अगर मैं x के लिए 1.1 रखूँ तो आंसर मुझे 0.1 मिलेगा, देख लो।
अगर x के लिए 1.1 रखो तो आंसर मुझे 0.1, तो 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.3 पे 0.3, 1.99 पे 0.999, मतलब यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन जैसे मैंने 2 रखा तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, नीचे आ जाऊँगा। अगर 2 रखने पे x के लिए 2 रखने पे y के लिए कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने 2.1 रखा, x के लिए 2.1 रखा तो 0.1 मिलेगा, 2.2 रखा तो 0.2, 3.3 रखा 0.3, 4.4 रखा 0.4, 2.99 रखा तो 0.99। लेकिन जैसे मैंने 3 रखा, 3 रख दिया यहाँ पे, x के लिए 3 लिया मैंने, पर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, नीचे आ जाऊँगा, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। तो इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, वैसे पैरेलल लाइन आपको हमेशा दिखाई देगी। इस पैरेलल लाइन में 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा, 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके की डायग्राम आपको दिखाई देगी, किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो देखो इसमें भी आपको बता रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो आप एक्स एक्सिस के सारी वैल्यूज ले सकते हो। देखो एक्स एक्सिस के सभी वैल्यू, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब वाई की वैल्यू मिल रही है तो हमेशा मुझे 1 के नीचे की वैल्यू मिल रही है, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट की हाइट है वो हमेशा 1 है, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने देखो रेंज हमारा कितना आ गया, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू आप ग्राफ से देख सकते हो कि y के अलॉन्ग में कहाँ से कहाँ तक है, तो y के अलॉन्ग में वो हमेशा 0 से 1 के बीच में है, जिसमें 0 तो इंक्लूड है। देखो x एक्सिस पे डार्क पॉइंट का मतलब क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन ऊपर में हॉलो सर्कल है, ऊपर में हॉलो सर्कल का मतलब क्या कि y की वैल्यू 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है इसके। तो ये होता है इसका ग्राफ। ग्राफ अपने को ध्यान रखना होता है, कभी कभार हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा ग्राफ का। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट का। आई होप कि आपको ग्राफ कैसे बनाया गया ये बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और अंदर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अंदर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब ये सोचो कि ये अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये तो हमेशा अंदर में तो आपको हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, अंदर में हमेशा क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा। इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा। याद है अभी हमने ग्राफ बनाया था, जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी, x के वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ गई थी, मतलब यही पे x के वैल्यू 1 पे y की वैल्यू भी 0 आई थी, x के वैल्यू 2 पे y की वैल्यू भी 0 आई थी, x के वैल्यू 3 पे y की वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब जब भी आप इंटीजर नंबर लोगे, जैसे -1 लेने पे भी 0 आती है, -2 लेने पे भी 0 आती है, मतलब जब भी आप इंटीजर वैल्यू लोगे फ्रैक्शनल पार्ट आपको हमेशा 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आप लग रहा है इसमें रख के देखो ना, जो इसका डेफिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट की, जो डेफिनेशन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसमें आप कोई इंटीजर नंबर रख के देखो, जैसे अंदर में इंटीजर मिलने वाला, ये बात तो पक्की है क्योंकि अंदर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अंदर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा इंटीजर प्रोवाइड करता है। तो जैसे मान लो इसने 2 दे दिया हमें, तो 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देखो आंसर 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है और बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है, बाहर में ग्रेटेस्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच का वैल्यू देता है, 0 से 1 के बीच का वैल्यू देता है, 0 से 1, जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट आपको हमेशा 0 और 1 के बीच का वैल्यू देता है। मान लो इसने 0 दिया तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। मान लो इसने 0.1 दिया तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। 1 तो वैसे भी नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 तो देता ही नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर बाहर से फ्रैक्शनल पार्ट है तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट, बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ देखो x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x। तो अब सोचो कि अगर यहाँ पे x के लिए इंटीजर है, x के लिए क्या है, इंटीजर है, इसे 2 ले लेते हैं। x के लिए अगर 2 है तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ऑफ -2 का फ्रैक्शनल। 2 क्या इंटीजर नंबर है
तो इंटीजर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। -2 भी का इंटीजर नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है, यानी रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x की वैल्यू 0 आएगी जब x इंटीजर होगा। अच्छा, अगर x इंटीजर नहीं होगा तो ठीक है, मान लो कि x की वैल्यू क्या है, 0.1 है। 0 पॉइंट इंटीजर है क्या, नहीं, इसमें रखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -0.1। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0.1 ही आएगा, चेक कर लो आप। -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट यह आएगा 0.9। कितना आ जाएगा, 0.9। तो रिजल्ट कितना आ गया, देखो 1 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया, 1। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x के दो रिजल्ट, एक रिजल्ट 0 जब x इंटीजर होगा, एक रिजल्ट 1 जब x इंटीजर नहीं होगा। ठीक है। 4 प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फ्रैक्शनल पार्ट ने अपने को 0 वैल्यू दिया। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब देता है, जब x क्या हो, इंटीजर हो। जब x क्या हो, इंटीजर। ये यहाँ पे देखो, ठीक है ना, जब भी x इंटीजर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब फिर प्रॉपर्टी को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। x कोई एक नंबर है, x कोई एक नंबर है जो i प्लस f के फॉर्म में लिखा होगा। i प्लस f का फॉर्म मतलब क्या, i मतलब इंटीजर, f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। f मतलब जैसे कि अगर मेरे पास कोई 2.1 है तो 2.1 को मैं 2 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ ना। तो ये 2.1 क्या हो गया, मेरा इंटीजर हो गया। 0.1 क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शनल हो गया। कोई भी नंबर हो आपके पास, उसको आप हमेशा कैसे लिख सकते हो, i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे i का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। i का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट। f का मतलब क्या, f है फ्रैक्शनल पार्ट। f क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, f की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी नंबर है तो आप उसको i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हो। i का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि अगर मेरे पास मान लो 3.1 भी है, क्या है, 3.1 है। 3.1 को मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो 3 प्लस 0.1, तो ये हो गया मेरा इंटीजर और ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो x इज इक्वल टू आई प्लस एफ, एफ के वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो i यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। उसका प्रॉपर्टी नंबर 6, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई होता है हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर में। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस आई हमेशा किसके बराबर में होता है, x के बराबर। यहाँ पे i क्या है, इंटीजर है। तो चलो कोई नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 प्लस 1 लिखा है, तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर सोचो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1.1। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.1 होता है। आप कोशिश करो, 0.1 प्लस 1 1.1, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि ठीक है 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट है ये, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 प्लस 1 कितना होता है, 0.1 प्लस 1 कितना होता है, 1.1। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता, ठीक है ना, इतना सब कुछ करने से आप डायरेक्टली 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.1 ही होता है। बात समझ में आई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई का आंसर कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x ही आएगा। कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो आज के क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कुछ न्यूमेरिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आज डिस्कस किए और एक नया फंक्शन डिस्कस किया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आई होप कि आप सब लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा, उसका डोमेन रेंज क्या है ये समझ में आया होगा, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो भी समझ में आया होगा और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है। देखो क्या होता है ना बच्चों, ये आपके लाइफ में ना फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब ऐसे जो फंक्शंस है ये लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। 10th तक ऐसे कुछ फंक्शंस आपने कभी देखे नहीं होते। तो जब भी कोई नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है ना, तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में 100% दिक्कत होती है। बट आपको क्या करना है, उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है,
बार बार रिपीट देखना है, ताकि वो चीज़ें आपके लिए एक फैमिलियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि मेरे ख्याल से जब आपने ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, तो शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत गई होगी, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस किया, जैसे जैसे उसके साथ टाइम बिताया, तो धीरे धीरे आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि 9th क्लास से पहले या 10th क्लास से पहले कभी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री को देखा नहीं होगा, और सडनली जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है तो शुरुआत के दिनों में हमको दिक्कत होती है। ठीक है, वैसे ही ये भी चीज़ है कि ये जो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सो ऑन, जितने भी हमने फंक्शन देखे, इससे पहले आपने कभी भी इनको देखा नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में आते हैं, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए आपको रिविज़न करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, वर्कशीट सॉल्व करना है, ये सारी जब चीज़ें आप करोगे ना, तो यही चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। और आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि सर आप मुझे वीडियो भेजो, मैं वीडियो देख लेता हूँ, मेरा काम ख़त्म, तो मुश्किल है फिर। लेकिन ये सारी चीज़ों को समझना मुश्किल है। मैं अपने तरफ से तो कोशिश करूँगा ही आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझानी, बट आपको भी इनिशिएटिव लेना है, आपको भी वीडियो को पूरा सीरियसली देखना है, वर्कशीट जो आपको दी जा रही है उसको ट्राई करना है, उसके सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको देखो अच्छे से। ठीक है, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। कुछ टाइम के बाद, यहाँ से 2 महीने 3 महीने होने के बाद ना, यही चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। तो हो सकता है तब कुछ नई चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगे, तब आप कुछ नई चीज़ सीखोगे तो वो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, ये चीज़ आसान लगेगी। तो ये तो पार्ट है, मैथमेटिक्स का ये पार्ट है कि जब भी कोई नया कंसेप्ट, नया थ्योरम आपके सामने आएगा तो इनिशियली आपको वो चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, बट प्रैक्टिस करने से, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने से वो चीज़ों का आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर करो, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सब पे आप लिंक प्रोवाइड करो, अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि वो भी इन चीज़ों का क्या करें, फ़ायदा ले सकें, उनको भी पता चले कि देखो एक्चुअल में जेईई मेन में कैसे कैसे कंसेप्ट आने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो इनसे उनकी हेल्प होगी, आप उनको हेल्प करोगे उनके जो करियर में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, उनका जो एम है उसको अचीव करने के लिए आप थोड़े से हेल्प कर सकते हो इन वीडियोस को उनके साथ शेयर करके। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट के जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस अब गिने चुने 1-2 फंक्शंस रह गए हैं, जैसे कि सिग्नम फंक्शन रहा हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन रहा हुआ है, ये 1-2 फंक्शन डिस्कस है, बाद में फिर हम लोग हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, ठीक है।